बैलेंस शीट नाम तो सुना ही होगा। खासकर बॉलीवुड फिल्मों में जब किसी बड़ी कंपनी के डूबने या उठने की बात होती है। लेकिन सच कहूं तो ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी और डरावना सा लगता है ना। तो आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि अगली बार जब भी कोई बैलेंस शीट का नाम लेगा तो मन में डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। हम यहाँ कुछ कंपनियों का जिक्र करेंगे, लेकिन वो सिर्फ उदाहरण के लिए होगा। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले बैलेंस शीट की एबीसी समझेंगे, फिर जानेंगे कि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में क्या फर्क है। उसके बाद देखेंगे कि कंपनी की अपनी संपत्ति क्या होती है, मतलब एसेट्स, और उसे खरीदने का पैसा कहां से आता है। और आखिर में दो बहुत काम के रेशियो सीखेंगे और एक छोटे से क्विज से सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी बात समझनी होगी, और वो है कि भारत में कंपनियां अपना साल कैसे गिनती हैं। देखिए, एक तो होता है हमारा कैलेंडर ईयर, जो हम सब जानते हैं, जनवरी से दिसंबर। लेकिन कंपनियां फॉलो करती हैं फाइनेंशियल ईयर, जिसे FY भी कहते हैं। यह शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है अगले साल 31 मार्च को। तो अगर कहीं FY25 लिखा दिखे तो इसका मतलब है वो साल जो 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ। सिंपल। अच्छा, अब जब हम किसी कंपनी की रिपोर्ट खोलते हैं तो हमें दो तरह की बैलेंस शीट मिलती हैं, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। और यकीन मानिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, स्टैंड अलोन रिपोर्ट सिर्फ मेन कंपनी की कहानी है, जैसे सिर्फ टाइटन के अपने बिजनेस की। लेकिन कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पूरे परिवार की कहानी है, मतलब टाइटन और उसकी सारी छोटी बड़ी कंपनियां जिन्हें सब्सिडियरीज कहते हैं, जैसे कि कैरेटलेन, सब मिलाकर। हमेशा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को ही देखना चाहिए, क्योंकि असली तस्वीर वही दिखाती है। क्या पता मेन कंपनी तो अच्छी दिख रही हो, लेकिन उसकी किसी सब्सिडियरी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो। चलिए अब बैलेंस शीट के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें एक तरफ दिखती है वो है एसेट्स, यानी वो सारी चीजें जो कंपनी की अपनी है। एसेट्स का मतलब बहुत सीधा है, कंपनी की संपत्ति, बैंक में रखा कैश, गोदाम में पड़ा माल, फैक्ट्री की बिल्डिंग, मशीनें, ये सब कंपनी के एसेट्स हैं। अब इन एसेट्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, और इसका नियम बहुत आसान है, 1 साल का नियम। जो संपत्ति 1 साल के अंदर अंदर कैश में बदल सकती है, जैसे दुकान में रखा सामान, वो हैं करंट एसेट्स। और जो संपत्ति लंबे समय के लिए होती है, जैसे फैक्ट्री या जमीन, वो कहलाते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, कंपनी के पास एसेट्स हैं, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये एसेट्स खरीदने का पैसा वो कहां से आया? और बस यही हमें बैलेंस शीट का दूसरा साइड बताता है। इस एक लाइन में बैलेंस शीट का पूरा राज छिपा है। सोचिए, एक कंपनी तो बस एक नाम है, उसका अपना कुछ नहीं। उसके पास जो भी संपत्ति है, उसे खरीदने का पैसा सिर्फ 2 ही जगह से आ सकता है, या तो मालिकों के लगाए हुए पैसे से, जिसे हम इक्विटी कहते हैं, या फिर किसी से उधार लिए गए पैसे से, जिसे लायबिलिटीज कहते हैं। और बस इसी वजह से इसका नाम बैलेंस शीट है, क्योंकि ये हमेशा बैलेंस में रहती है। एक तरफ कंपनी की कुल संपत्ति यानी टोटल एसेट्स, और दूसरी तरफ वो पैसा जहां से आया, यानी लायबिलिटीज और इक्विटी। ये दोनों साइड हमेशा हमेशा बराबर होंगे। ये फाइनेंस का गोल्डन रूल है। इक्विटी के अंदर एक बहुत मजेदार चीज होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसे कंपनी की गुल्लक समझिए। ये कंपनी का वो कमाया हुआ प्रॉफिट है जो उसने शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं, बल्कि वापस बिजनेस में ही लगा दिया उसे और बड़ा करने के लिए। अगर किसी कंपनी की ये गुल्लक साल दर साल भर रही है, तो मतलब कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। अब हम 2 ऐसे कमाल के रेशियो देखेंगे जो किसी भी बैलेंस शीट का हाल चुटकियों में बता देते हैं। एक सवाल है, मान लीजिए एक कंपनी पर 50,000 करोड़ का कर्ज है। सुनने में तो ये बहुत बड़ा नंबर लगता है। तो क्या ये चिंता की बात है? जवाब है, हमें नहीं पता। सिर्फ एक नंबर को देखकर कुछ भी कहना गलत होगा। हमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है। और वही कॉन्टेक्स्ट देता है हमारा पहला हीरो, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो सीधा सीधा कंपनी के कुल कर्ज यानी डेट को उसके मालिकों के पैसे यानी इक्विटी से कंपेयर करता है। अब जरा यहां देखिए, टाइटन का रेशियो लगभग 0 है, मतलब कंपनी प्रैक्टिकली कर्ज मुक्त है। शानदार। वहीं अदानी ग्रीन का रेशियो 7 से भी ज्यादा है,
इसका मतलब मालिकों के हर 1 रुपए के बदले 7 रुपए का कर्ज है। ये थोड़ा अग्रेसिव है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को देखिए, इनकी तो इक्विटी ही नेगेटिव हो चुकी है। मतलब मालिकों का पैसा खत्म और कंपनी सिर्फ और सिर्फ उधार पर चल रही है। ये एक बेहद जोखिम भरी स्थिति है। अब आते हैं हमारे दूसरे हीरो पर, करंट रेशियो। ये कंपनी की शॉर्ट टर्म सेहत का चेकअप है। मतलब क्या कंपनी अगले 1 साल के अपने बिल चुकाने की हालत में है? इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दो। वापस वोडाफोन आइडिया का ही उदाहरण लेते हैं। इनका करंट रेशियो है सिर्फ 0.23। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगले 1 साल में हर 100 रुपए के बिल चुकाने के लिए कंपनी के पास सिर्फ 23 रुपए के एसेट्स तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एक वार्निंग साइन है। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। एक मजेदार क्विज से देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? प्रश्न 1, एक स्टैंड अलोन और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में मुख्य अंतर क्या है? सही जवाब है बी। याद है ना, कंसोलिडेटेड मतलब पूरा परिवार, यानी मेन कंपनी और उसकी सारी सब्सिडियरीज। पूरी पिक्चर हमेशा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ही दिखाती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन करंट एसेट है? बिल्कुल सही जवाब है सी, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वो 1 साल वाला नियम याद है? प्लांट तो सालों साल चलता है, इसलिए वो एक नॉन करंट एसेट है। बाकी सब 1 साल के अंदर कैश बन सकते हैं। प्रश्न 3, समीकरण एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस खाली स्थान बैलेंस शीट की नींव है। खाली स्थान में क्या आएगा? और यहां सही जवाब है डी, इक्विटी। फाइनेंस का गोल्डन रूल, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इसे कभी नहीं भूलना है। प्रश्न 4, रिजर्व और सरप्लस क्या दर्शाता है? करेक्ट जवाब है सी। ये कंपनी की वो कमाई है जिसे वो वापस बिजनेस में ही इन्वेस्ट करती है। हमने इसे कंपनी के गुल्लक कहा था, याद है? प्रश्न 5, बहुत कम करंट रेशियो जैसे 0.23 वाली कंपनी को किस चीज में परेशानी हो सकती है? एकदम सही जवाब है बी। करंट रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म सेहत बताता है। अगर रेशियो इतना कम है तो इसका मतलब है कि उसे अपने रोजमर्रा के बिल चुकाने में भी मुश्किल हो सकती है। तो अब जब बैलेंस शीट का रहस्य खुल चुका है और ये सारे टूल्स अब हमारे पास हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि सबसे पहले किस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक किया जाएगा।